हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम शुरू कर चुके थे हमारा लेसन नंबर 14 जो कि है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जहां पर हमने पहले क्लास में अबाउट द सोर्सेस ऑफ एनर्जी देखे थे। जनरली जो एनर्जी के सोर्सेस है जिसमें आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल ऐसे दो टाइप्स के एनर्जी के जो सोर्सेस है वो आपने पढ़े थे, जिसमें से हम अभी पढ़ने जा रहे हैं अबाउट नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोला था। अगर आपको ध्यान में होगा और आप पढ़कर आए होंगे तो आपने ये ध्यान में रखा होगा कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को ही कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की। अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की शुरुआत करते हैं। देखो क्या बोला है, द मेन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर वुड एंड फॉसिल फ्यूल्स। जो ज्यादातर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी अगर देखेंगे हम तो वो है वुड, अपना जो हम लकड़ी वगैरह बोलते हैं वो, साथ ही साथ में फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आते हैं? फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब। और इनमें भी ये जो फॉसिल फ्यूल्स है ये डिराइव होते हैं लाइक एलपीजी, चारकोल, कार्बन, ऑक्सीजन, इनके उससे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये सब है उसमें। ठीक है, आगे में आपको देखना है कि फॉसिल फ्यूल्स क्या है। वुड के बारे में तो आपको पता है, एंशिएंट टाइम से, बहुत पुराने जमाने से वुड एज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जा रहा है। उसके बाद में हम देखेंगे अभी फॉसिल फ्यूल्स की, तो उसमें क्या क्या आता है फॉसिल फ्यूल्स में। देखो, और नेचुरल फ्यूल फॉर्म डीप अंडर द अर्थ। एक ऐसा नेचुरल फ्यूल, मतलब कि वो कोई मैनमेड फ्यूल नहीं है। फॉसिल फ्यूल्स कोई इंसानों द्वारा तैयार की गई प्रक्रिया नहीं है, वो एक्चुअली में नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, हाँ, द नेचुरल फ्यूल फॉर्म डीप अंडर द अर्थ फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या है? एक्चुअली में एक नेचुरल फ्यूल है जो नेचुरल प्रोसेस से वो बनता है। ठीक है, जिसमें भी वो कैसे तैयार होता है? डीप अंडर द अर्थ, मतलब अर्थ के अंदर में डीप होके। उसमें भी अगर आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि जो रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि जैसा कोई अगर प्लांट हो गया, कोई एनिमल्स हो गए, जिसमें अगर हम भी आ गए ह्यूमन बींग्स वगैरह, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनके सबके मरने के बाद में उनका जो रिमेन्स है, डेड एनिमल और प्लांट का जो रिमेन्स है, जो स्पॉइल होता है पूरे तरीके से अर्थ क्रस्ट में। किसमें स्पॉइल होता है? अर्थ क्रस्ट में। तो वहां पर कुछ प्रोसेसेस होती है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसके अब्सेंस में? ऑक्सीजन के अब्सेंस में। उन पर अटैक करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन पे अटैक करते हैं बैक्टीरिया, उन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म और डेड रिमेन्स पे अटैक करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ जर्म्स, है ना। अलग अलग प्रोसेसेस उसमें होती है अंडर द अर्थ। तो वहां पर फिर फॉर्म होता है फॉसिल फ्यूल। वहां पर क्या फॉर्म होता है? फॉसिल फ्यूल। तो ये डेफिनेशन आपने याद रखना है। कैसे तैयार होते हैं ये भी मैंने आपको बताया है ना, कि उनमें आपने स्टैंडर्ड 9 में भी आपने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़े हैं अच्छे से। ठीक है, आपको अगर रेफर करना है तो स्टैंडर्ड 9 को अगर रेफर कर सकते हो आप। अदर देन दैट 8th स्टैंडर्ड में भी अगर आप जाओ देखोगे बुक्स में तो आपको मिलेगा, या फिर जनरली आप सर्च करो हाउ द फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म, या फिर रेफरेंस बुक यूज करो तो आपको फॉसिल फ्यूल्स कैसे तैयार होते हैं, क्या उसमें प्रोसेस होती है, ये सारी चीजें आपको देखने मिल जाएंगी। फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या कंटेंट रहते बोले हमने? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तीनों को पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है ना। तीनों को पढ़ेंगे एक एक करके, उनका यूज भी देखेंगे। ठीक है, चलो अभी आते हैं आगे। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द फॉसिल फ्यूल्स। जो कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, ये सभी क्या है? एज अ फॉसिल फ्यूल्स है ये सब। ठीक है, दे आर डग फ्रॉम अर्थ। उनको कहाँ से माइन किया जाता है, कहाँ से निकाला जाता है? दे आर डगिंग फ्रॉम अर्थ। समझ में आ रहा है? खुदाई होती है अर्थ से, तब जाके फॉसिल फ्यूल्स हमें मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में फॉसिल फ्यूल्स आर मेजर सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर जनरेटिंग
प्रोड्यूस करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स का बड़े पैमाने में ज़्यादा अमाउंट में यूज किया जाता है। जनरली आपने ये सुने भी होंगे और आपको ये अंडरस्टैंड भी हो गया होगा कि लाइक अगर आपकी बात करेंगे आप कोल, पेट्रोलियम, देन आफ्टर नेचुरल गैस, तो ये कैसे है, ये हीट जनरेट करते हैं, इनकी कैलोरीफिक जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। इस वजह से वो क्या करते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स है वो एज अ मेजर सोर्स, एक महत्वपूर्ण और बड़े हिस्से में पाए जाने वाला वो सोर्स है एनर्जी का, जो क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें तो पावर प्लांट्स में, ठीक है। आफ्टर दैट हम देखते हैं पहला आपका फॉसिल फ्यूल में कोल के बारे में, ठीक है। सबसे पहले किसके बारे में स्टडी करेंगे, कोयले के बारे में। देखो अभी क्या क्या रहेगा कोयले में, इट इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमको मेन एज अ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट या मेन एलिमेंट के तौर पे हमको दिखते हैं वहां पे। समझ में आ रहा क्या क्या ध्यान में क्या रखना है आपने, कार्बन, हाइड्रोजन एंड थर्ड वन इज ऑक्सीजन। यू शुड रिमेंबर दैट इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। कोल इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। समवॉट देयर, वहां पर कहीं कहीं पे स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर भी कंपाउंड में देखने मिलता है हमें। स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर के भी कंपाउंड हमें कोल में प्रेजेंट दिखाई देते हैं, ठीक है। ये हो गया कोल के बारे में। अब अगर मैं बात करूंगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की, तो तीनों का बर्निंग जो है वो होता है, मतलब कि वो कंबशन रिएक्शन अच्छी शो करते हैं, मतलब कि उनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है। तीनों का एक कंपाउंड है ना, तो तीनों की जो कैलोरीफिक वैल्यू है, जो हीट जनरेट करने की उनकी प्रॉपर्टी है, जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। इस वजह से ये तीनों का कंपाउंड और मिक्सचर बन के अपना कोल बना है। तो जो कोल है ना वो भी क्या करेगा, लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। क्यों लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जब वो बर्न होगा, बिकॉज इनमें प्रेजेंट होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर। इनकी खुद की इंडिविजुअल इनकी कैलोरीफिक वैल्यू मैक्सिमम होती है और इस वजह से वो तीनों का मिक्सचर है तो और सम हो जाएगा उनका, और उसमें उनकी मैक्सिमम बढ़ जाएगी फॉसिल फ्यूल्स की वैल्यू, बराबर है ना। कैलोरीफिक वैल्यू जो है फॉसिल फ्यूल्स की वो ज्यादा बढ़ जाएंगी। इस वजह से लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कोल। ऐसा बोला गया है, क्या बोला गया है कि जो ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कोल, एंड विच इज मेक इट गुड फ्यूल। और इसीलिए कोल को हम एज अ गुड फ्यूल क्या बोलेंगे, कंसीडर करेंगे। एज अ गुड फ्यूल वो क्या करेंगे, हम उसको कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है। अब देखते हैं कोल के यूजेस। देखो, इट इज यूज फॉर हीटिंग पर्पज इन होम एंड इंडस्ट्री। बहुत ही कॉमन है, अपने घरों में भी आपने देखे होंगे। साथ ही साथ में जैसे ट्रेन से वगैरह जो कोयला वगैरह आता है, उस टाइप के कोयले की मैं बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना, जो ट्रेन से वगैरह जो कोयला वगैरह आता है, जिसमें एज अ वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उसमें मिक्सचर भी रहता है, सल्फर के भी कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ में नाइट्रोजन के भी फॉसिल्स में, ठीक है। सो इट इज यूज फॉर हीटिंग पर्पसेस। हीटिंग पर्पस के दृष्टिकोण से भी अपने घरों में और इंडस्ट्रीज में हीट प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज किया जाता है कोल का। जैसे कि आप बहुत से विलेजेस में अगर हम देखेंगे या फिर हमारे कुछ सिटीज में भी अगर इंडस्ट्रियल एरिया में अगर हम घूमते हैं तो आपको देखने मिलता है कि कोल बड़े पैमाने में ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेन, फिर वहां से ट्रकों से भर के लेकर दिया जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि वो हीटिंग पर्पस के लिए यूज होता है इंडस्ट्रीज में, ठीक है ना। तो जो इंडस्ट्रियल एरिया में आप जाओगे जहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले थर्मल पावर प्लांट मिलेंगे, वहां पर आपने देखना कि कोल का बहुत ज्यादा यूज होता है फॉर द हीटिंग पर्पस। उसके बाद में इट इज यूज एज अ फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। वही पॉइंट मैंने बोला कि इट इज यूज एज अ फ्यूल। इसको किसकी तरह यूज किया जाता है, फ्यूल की तरह, ताकि थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। क्यों, क्योंकि वहां पे थर्मल
थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली तैयार करने के लिए वहां पे थर्मल पावर प्लांट में कोल का यूज किया जाता है, ठीक है। देन आफ्टर थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, थर्ड यूज क्या है, इट इज यूज टू मेक कोक। अब ये कोक क्या चीज है, कोक कंप्लीटली बनी हुई होती है 98% कार्बन के साथ, जिसकी हीटिंग एबिलिटी कोल से भी बेहतर होती है। ये जो आपका कोक है ना, ये 98% कार्बन से बना हुआ होता है, जिसकी हीटिंग एबिलिटी मतलब कि ये एज अ बेटर फ्यूल यूज किया जा सकता है देन कोल, वो ज्यादा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है देन कोल, समझ में आ रहा है। और जब कोक को हम बर्न करते हैं तो वो एयर पोल्यूशन भी कॉज नहीं करेगा। वही अगर हम बात करेंगे कोल की, तो कोल क्या कॉज कर सकता है, एयर पोल्यूशन, मतलब कि वो एनवायरनमेंट को हार्म भी कर सकता है, ठीक है। फिर कोल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोल एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस। सिंथेटिक मतलब जो मैनमेड आर्टिफिशियल नेचुरल गैस है वो, और पेट्रोल के में भी बनाया जाता है, सिंथेसिस ऑफ नेचुरल गैस में भी, साथ ही साथ में मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोल वगैरह में भी कोल का यूज किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका फॉसिल फ्यूल का इंट्रोडक्शन। साथ ही साथ में उसमें हमको 3 प्रकार के फॉसिल फ्यूल पढ़ना है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, उसका ब्यौरा मैंने आपको दे दिया, जिसमें से कोल का पड़े। अभी देखते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। अभी हमने देखे अबाउट कोल, अब हम देखते हैं कि पेट्रोलियम और आपका नेचुरल गैस, ऐसे 2 आपके फॉसिल फ्यूल्स बचे थे, उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। पहले हम देखेंगे अबाउट पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम क्या होता है एक्चुअली, पेट्रोलियम इज अ डार्क कलर्ड, हल्का सा डार्क कलर में रहता हो, विस्कस। अब विस्कस का मीनिंग क्या है, थोड़ा सा उसमें जो है ना सॉलिडिटी दिखाई देंगी आपको, एकदम भी वो प्योर लिक्विड के फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है। और आपको ये चिपचिपापन उसमें से थोड़ा सा दिखाई देगा, किसमें, पेट्रोलियम में, ठीक है ना। उसको बोला जाता है विस्कस, लाइक जो जेलीज वगैरह होती है वो कैसा विस्कस नेचर शो करती है, उस तरीके से, ठीक है। आफ्टर दैट डार्क कलर्ड विस्कस एंड फाउल स्मेलिंग क्रूड ऑयल। अब ये फाउल स्मेलिंग क्या है, हल्की सी अलग सी स्मेल आती है, किसकी, पेट्रोलियम की, जो आपने कहीं ना कहीं आपने उसको स्मेल किया ही होगा, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से वो किससे बनता है, क्रूड ऑयल। अभी क्रूड ऑयल क्या है, जिसको हम बोलेंगे इम्प्योर जो ऑयल बोलेंगे, मतलब वो प्यूरिफाई नहीं किया गया, डायरेक्टली अर्थ से निकाला गया एक प्रकार से जो ऑयल रहेगा, उसको बोला जाएगा क्रूड ऑयल, ठीक है। उसके बाद में पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल। पेट्रोलियम को दूसरा नाम क्या दिया गया है, रॉक ऑयल। क्यों रॉक ऑयल, क्योंकि वो जो ऑयल है, पेट्रोलियम जो है, वो जो जमीन में अर्थ क्रस्ट में जो रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में, उनके स्पेसिंग्स में जो ऑयल प्रेजेंट होता है, वहां से हम निकालते हैं उसको, वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको बोला जाता है रॉक ऑयल। इसीलिए पेट्रोलियम को दूसरा नाम क्या दिया गया है, लाइक रॉक ऑयल। आफ्टर दैट क्रूड ऑयल पेट्रोलियम इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल सॉलिड। अब ये जो आपने बोले ना क्रूड ऑयल, ये क्या है एक्चुअली, देखो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है वो, मतलब कॉम्प्लेक्स मिक्सचर क्यों, क्योंकि वहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सब वहां पर मिक्स होती है, जो अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है, समझ में आ रहा है। सो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स। समझ में आ रहा है, हाइड्रोकार्बन्स का नाम है यहाँ पे, मतलब कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ऐसे उनको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन, जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। तो वहां पर वो जो रहेंगे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, है ना, पेंटेन, ये सब कौन से फॉर्म में रहेंगे, एक तो सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसियस, समझ में आ रहा है। वहां उससे बनता है क्रूड ऑयल, मतलब कि क्रूड ऑयल पेट्रोलियम क्या है एक्चुअली में, मिक्सचर है, किसका, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, हाइड्रोकार्बन। उसके साथ में ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस है, ये मिक्स होते हैं वाटर, सॉल्ट एंड और में जो जितने भी अलग अलग पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उनके साथ में वो मिक्स होकर वहां पर फॉर्म होता है क्रूड पेट्रोलियम ऑयल या फिर क्रूड ऑयल पेट्रोलियम
gaseous hydrocarbon mixed with water, after that salt and earth particle। ठीक है, अब पेट्रोलियम के अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें से आपको ध्यान में रखना है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, जो कि फ्यूल के तरह यूज किए जाते हैं, मतलब पेट्रोल को ही हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, जिसमें से पेट्रोलियम में आपको पेट्रोल, डीजल, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे से पता है, आपको उसके बारे में कोई ज़्यादा नई जानकारी ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही साथ में पेट्रोलियम गैस, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, पेट्रोलियम गैस क्या होती है? देखो, पेट्रोलियम गैस कंटेन ब्यूटेन, प्रोपेन एंड इथेन। हमने बोले ना हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो पेट्रोलियम गैस में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? ब्यूटेन, C4H10, उसके बाद में प्रोपेन, C3H8 एंड इथेन, C2H6। ध्यान में आ रहा है कुछ? कार्बन कंपाउंड में ये सब आपने पढ़े हैं। ठीक है, कार्बन कंपाउंड जब आप लेसन पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें का आपको ज्ञान आ जाएगा, ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन का। व्हेन यू विल स्टडी अबाउट कार्बन कंपाउंड इन लेसन नंबर 4, इन लेसन नंबर 4 ऑफ साइंस। ओके, 10th के सिलेबस में। ठीक है ना, तो उसमें पेट्रोलियम गैस में क्या क्या रहता है? ब्यूटेन आता, प्रोपेन आता, इथेन आता। ठीक है, ये सब जो नाम है, ये अभी अगर आपको अगर नए लग रहे होंगे तो आपने कार्बन कंपाउंड्स पढ़ना है, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में भी आपने कहीं ना कहीं उसको सुने होंगे। आफ्टर दैट ब्यूटेन, प्रोपेन एंड इथेन बर्न इजीली एंड प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ हीट। ये जो ब्यूटेन, इथेन और प्रोपेन, ये जो हाइड्रोकार्बन्स है, इनकी क्या खासियत होती है कि बड़े ही आसानी से ये बर्न हो जाते हैं, मतलब ये कंबशन बड़ी ही आसानी से शो करते हैं। और जब वो कंबस्ट होते हैं तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगी? वहां पर प्रोड्यूस होगी हीट। क्या प्रोड्यूस होगी वहां पे? वहां पे प्रोड्यूस होगी आपकी हीट। हीट प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कि वहां पे कैलोरीफिक वैल्यू उनकी ज्यादा रहेगी। ओके, पेट्रोलियम गैस की ज्यादा रहेगी। उसके बाद में प्रोपेन, ब्यूटेन एंड इथेन अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी इजीली लिक्विफाइड। हम ये जो मिक्सचर है आपका प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन का, जो कि पूरा तीनों मिला के बनता है, तीनों मिला के बनता है पेट्रोलियम गैस। उसमें भी जो ये ब्यूटेन है ना स्टूडेंट्स, ये ज्यादा पैमाने में पाया जाता है, ये मेन कंस्टिट्यूएंट का काम करता है पेट्रोलियम गैस में। तो जब इनको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जब ये ब्यूटेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन के मिक्सचर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, मतलब पेट्रोलियम गैस को सीधा सीधा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर अप्लाई करेंगे, तो वहां पे वो क्या हो जाएगी? इजीली लिक्विफाइड। अभी वो गैस फॉर्म में है, अभी वो गैस फॉर्म में है, वो इजीली प्रेशर अप्लाई करने पे उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते, और वो हो जाएंगे फिर लिक्विफाइड, मतलब कि लिक्विड स्टेट में आना, हल्का सा। वो समझ में आ रहा है? वो क्या हो जाएंगे? लिक्विफाइड। उन पर प्रेशर अप्लाई है इसलिए वो लिक्विफाइड है। जैसे ही प्रेशर हटा दिए फिर से वो क्या हो जाता है? वो बन जाते हैं फिर से गैस फॉर्म में। ओके, उसे वो इजीली लिक्विफाइड होता है। फिर आगे में देखो, यहाँ से फिर एलपीजी जो गैस है उसका आपका कॉन्सेप्ट पेट्रोलियम गैस। एलपीजी एक्चुअली क्या है? पेट्रोलियम गैस है विच हैज बीन लिक्विफाइड। ये लिक्विडिफाइड हो गया, इसको करेक्ट कर देते हैं, विच हैज बीन लिक्विफाइड। क्या बोला है? पेट्रोलियम गैस विच हैज बीन लिक्विफाइड अंडर द प्रेशर कॉल्ड एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मींस एलपीजी, जो कि आप आपके होम अप्लायंस में बहुत ज्यादा इसमें यूज करते हो फॉर द कुकिंग फूड, है ना? एलपीजी गैस का यूज करते हो, सिलेंडर लाते हो, भारत, इंडियन और एचपी का, बस वही है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि बनती है पेट्रोलियम गैस से। किसका मिक्सचर होता है? ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन का, जहां पर ब्यूटेन एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट रहता, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट गैस रहता, उस पर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो बनता है एक प्रकार से लिक्विफाइड, मतलब कि लिक्विड स्टेट में, और उसको बोला जाता है पेट्रोलियम एलपीजी, मतलब कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब एलपीजी के बहुत सारे एडवांटेज भी है, एयर पोल्यूशन ज़्यादा कॉज नहीं करता वो, साथ ही साथ में वो जल्दी से बर्न होता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा रहती है, इस वजह से हम उसको इजीली
हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। इस वजह से इसको हम हीट प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादातर यूज करेंगे। लेकिन कुछ सेफ्टी मेजर्स भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लीकेज वगैरह होता है गैस का तो वो हार्मफुल हो सकता, तो उस सारी चीज़ों को ध्यान में आपको रखते जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम आते हैं अभी हमारे तीसरे फॉसिल फ्यूल पे, जो कि है आपका नेचुरल गैस। तीसरा फॉसिल फ्यूल क्या है आपका? नेचुरल गैस। अब ये नेचुरल गैस क्या बोल रहा है, देखो नेचुरल गैस मेनली कंटेन मीथेन, बार बार बोल रहे थे अपन, मीथेन 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 नेचुरल गैस में होता है। मीथेन मतलब क्या है? जो कि एक नेचुरल गैस है जिसमें मीथेन ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाता है नेचुरल गैस में, एंड विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मीथेन एंड प्रोपेन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीथेन है, उसमें फिर थोड़ा सा प्रोपेन और इथेन गैस भी समा जाती है। देखो अभी 95% मीथेन रहेगा जनरली नेचुरल गैस में, और बाकी बचे जो 5% है वो उसमें इथेन और प्रोपेन को दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है? आफ्टर दैट नेचुरल गैस इज फॉर्म अंडर द अर्थ। ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान में रखना। नेचुरल गैस इज फॉर्म अंडर द अर्थ बाय द डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मीनिंग क्या होता है? स्पॉइल होना, सड़ जाना उसका। समझ में आ रहा है ना? एक प्रकार से स्पॉइल होना, ब्रेकडाउन, स्पॉइल होना ऑफ वेजिटेबल मैटर। किसका स्पॉइलिंग होना? वेजिटेबल मैटर का, लाइंग अंडर द वाटर। इसके अंदर में ऐसे वेजिटेबल वेस्ट या ऐसा वेजिटेबल मैटर जो कि वाटर के नीचे में पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है, उसका डिकम्पोजिशन होना अर्थ में बाय द बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें फॉर्म होती है नेचुरल गैस। उसमें क्या फॉर्म होती है? नेचुरल गैस। आफ्टर दैट यूजेस अभी नेचुरल गैस के, ठीक है, नेचुरल गैस की यूजेस क्या रहेंगे? देखो, इट इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। नेचुरल गैस को क्यों यूज किया जाता है? कैसे यूज किया जाता है? उसको यूज किया जाता है एज अ डोमेस्टिक, आपके घरेलू यूज में भी, और इंडस्ट्रियल फ्यूल। अब आपके घरेलू यूज में नेचुरल गैस का यूज कैसे होता है? आपने गोबर गैस के बारे में सुने होंगे, बायोगैस जिसको बोला जाता है, बराबर है। एनिमल डंग से जो गैस तैयार होती है उसको बोला जाता है बायोगैस या फिर गोबर गैस, ओके। वो जो बायोगैस है, वो बायोगैस जो है ना, उसमें मेनली मीथेन ही कंस्टिट्यूट होता है, मतलब कि नेचुरल गैस उसमें प्रेजेंट होती है। समझ में आ रहा है? हाँ। अब वहां पर क्या होता है? डायरेक्ट वो मेथड होती है, सीधा वो बायोगैस को अटैच कर दो और वहां से फिर उसको हीट कर दिए, तो वहां पे डायरेक्ट एक पाइप वॉल से लेके वो क्या होता है? हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता। बाकी कोई दूसरा स्टोरेज कोई उसके लिए लगता नहीं है उस बायोगैस के लिए, ठीक है। सो देखो यहाँ पर बोला गया है इट इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। उसको किसके लिए यूज किया जाता है? एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में भी उसका काफी कुछ महत्व है। साथ ही साथ में डोमेस्टिक, आपके घरेलू उपयोग में भी उसको एज अ फ्यूल, एज अ ईंधन उसको यूज किया जाता है। फिर यूज एज अ फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। देखो, जैसे कोल का यूज हो रहा था, वैसे ही नेचुरल गैस का भी यूज किया जाता है थर्मल पावर प्लांट्स में फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। किसके लिए यूज किया जाता है ये? फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर प्लांट, जो कि जस्ट इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देन आफ्टर सीएनजी गैस इज यूज्ड। सीएनजी का मीनिंग होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब कि प्रेशर अप्लाई करके जो नेचुरल गैस तैयार की जाती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नहीं क्या? हाँ, तो जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो किसके लिए यूज की जाती है? बहुत सारे ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स में उसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है टू रिप्लेसिंग द पेट्रोल एंड डीजल व्हिच इज कॉजिंग एयर पोल्यूशन, है ना। उनको रिप्लेस करने के लिए सीएनजी गैस, जो कि कम पैमाने में एयर पोल्यूशन कॉज करती है, इसीलिए उसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये हो गए आपके पूरे फॉसिल फ्यूल्स। आफ्टर दैट इसका जो है पूरा स्क्रीनशॉट लो। अब हम कुछ देखते हैं उसके पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट, मतलब कि फॉसिल फ्यूल कैसे पोल्यूशन कॉज करते हैं। साथ ही साथ में फिर बढ़ते हैं थर्मल पावर प्लांट के ऊपर में। काफी छोटा सा एक टॉपिक दिया हुआ है आपको, थर्मल पावर प्लांट, उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब हमने अभी तक के यहाँ पर पूरे दोस्तों फॉसिल फ्यूल्स के बारे में देखा। फॉसिल फ्यूल्स में हमने पढ़े कि कोल, पेट्रोलियम और आपका नेचुरल गैस,
ऐसे तीनों के तीनों प्रोसेस आपने देखे, कैसे वो फॉर्म होते हैं, कैसे उनका यूज़ किया जाता, क्या उनमें कंपोनेंट पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ों का हमने अभी विश्लेषण करी। अब आपको देखना है कि फॉसिल फ्यूल्स बर्न तो हो रहे, वो हीट तो प्रोड्यूस कर रहे, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि वहाँ पर वो सब पोल्यूशन कॉज नहीं करेंगे। तो इनमें कुछ ना कुछ अच्छी आदतें होने के साथ साथ खामियां भी है, अच्छे उनके प्रॉपर्टीज के साथ साथ उनके कुछ बुराई भी है। तो उसको हम देखते हैं, उनकी पूरी प्रॉपर्टीज मतलब कि उनकी पोल्यूशन कॉजिंग टर्म्स को हम देखेंगे कि कैसे फॉसिल फ्यूल्स पोल्यूशन कॉज करते हैं। समझ में आ रहा? चलो देखते हैं। देखो पोल्यूशन कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स। अब यहाँ पर जो है फॉसिल फ्यूल्स, इनको मैंने जरा शॉर्ट में और 4 ही पॉइंट में लिखा है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए है तो आपने, मैं बोल रहा हूँ वहां पर सुनोगे, साथ ही साथ में आपने मेंशन भी करना है जब आप अपने नोट्स बनाओगे। तो समझ में आ रहा है कि वहां पर कैसे क्या वो फॉर्म होता है। ठीक है, देखो, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूसेस एसिडिक गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब हम फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, देन नेचुरल गैस, इनको जब बर्न करते हैं, जब उन पे इग्निशन टेम्परेचर अप्लाई होकर जब वो बर्न होते हैं तो वो लॉट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के साथ साथ वहां पर क्या होता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स है वो एसिडिक गैसेस भी वहां पर प्रोड्यूस करेंगे। एसिडिक गैसेस कौन से हम बात करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO3। समझ में आ रहा है? या सिंपली NO भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना। तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड है, समझ में आ रहा है, ये सब आपके एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब कि वो एसिडिक गैसेस प्रोड्यूस करती है। और इस कारण से एसिड रेन भी होता है जो कि एक्वेटिक एनिमल्स को वगैरह काफी नुकसान पहुंचाता है। समझ में आ रहा है? एसिड रेन कॉज करते हैं ये सब सारी चीजें जो कि फर्टिलिटी क्या करते हैं, कम कर देते हैं सॉइल की। साथ ही साथ में जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको हार्म कॉज करते हैं। इस तरीके से उनका साइड इफेक्ट भी हमें देखने मिलता है, ठीक है, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं। देन आफ्टर सेकंड थिंग, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 गैस गोज इनटू द एयर। मतलब एयर को पोल्यूट करने का काम कौन करता है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कौन काम करते हैं वैसा? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है ज्यादा अमाउंट में। जैसा आप इंडस्ट्रीज देखो, आप अगर वुड वगैरह को अगर या फिर जो कोयला वगैरह बर्न कर रहे हैं उनको अगर आप देखोगे तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के साथ साथ वो एयर में मिक्स हो जाती है। एयर में मिक्स होने के साथ साथ एयर को पोल्यूट करेगी। एयर पोल्यूट, हम उसी गैस को फिर ब्रीथ करते हैं। हम उसको ब्रीथ करने के बाद में हम पर भी उसकी इफेक्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इसमें स्पेशली आप बात करोगे कोल की, ठीक है। यहाँ पर अगर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, जहाँ पर हम बात करते हैं स्पेशली कोयले की, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? एयर। और वो क्या प्रोड्यूस करता है? स्मोक। वो क्या प्रोड्यूस करता है? स्मोक। जनरली जब कोल बर्न होता है वहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक भी प्रोड्यूस होता है। वहां पे क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक भी प्रोड्यूस होता है। समझ में आ रहा है? और यही फिर मिक्स हो जाता है एयर में, एंड एयर कॉज वो करता है एयर पोल्यूशन। क्या कॉज करता है वो? एयर पोल्यूशन। मतलब एयर को पूरे तरीके से खराब करने का काम करता है वो, पोल्यूट, एकदम इम्प्योर एयर बना देता है वो, ठीक है ना। इस वजह से फॉसिल फ्यूल्स का ये भी एक साइड इफेक्ट हमें देखने मिलता है जब वो कॉज करता है पोल्यूशन। ओके, आफ्टर दैट बर्निंग ऑफ कोल, स्पेशली अगर हम बात करेंगे कोल की, तो वो क्या छोड़ दिया जाता है? ऐश।
एयर में मिक्स होने के साथ साथ वहां पे भी उसका हमें साइड इफेक्ट ऐसा देखना मिलता है कि एयर अपने आप क्या हो जाती है, पोल्यूट, एयर को खराब करने का काम कौन करता है, ऐश, कोल की जो ऐश है वो। समझ में आ रहा? तो ये थे आपके फॉसिल फ्यूल्स के जो साइड इफेक्ट है, मतलब कि पोल्यूशन कॉजिंग उनके इफेक्ट। इनको हम कम भी कर सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ है एयर पोल्यूशन तैयार करने में, है ना। इनको हम कम भी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग और सब्स्टिट्यूटिंग द वेरियस मेथड। वो आपने पढ़ना है, फॉसिल फ्यूल्स के जो कंट्रोल पोल्यूशन है वो अलग अलग टेक्निक से रिड्यूस किया जा सकता है, वो आपने रेफरेंस बुक वगैरह में पढ़ते चलना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। हमने जब फॉसिल फ्यूल पढ़े तब आपने एक चीज गौर करे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए थर्मल पावर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए थर्मल पावर प्लांट, जिसमें हम कोल, नेचुरल गैस इसका यूज कर रहे थे, कोल, नेचुरल गैस इसका यूज कर रहे थे। तो देखते हैं अभी कि थर्मल पावर प्लांट एक्चुअली में है क्या, ठीक है। देखो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। थर्मल पावर प्लांट एक ऐसा प्लेस है, एक प्रकार का, एक प्रकार की आप समझ लो, एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पैमाने में तैयार की जाती है। उसको बोला जाता है सिंपली पावर प्लांट। उसको क्या बोला जाता है, पावर प्लांट। जो इलेक्ट्रिक पावर है वो जनरेट होता है वहां पे, उसको बोला जाता है सिंपली पावर प्लांट। अब वहां पर जो थर्मल है, ये वर्ड क्यों आया, थर्मल ये जो वर्ड है ये क्यों आया, तो देखते हैं। द पावर प्लांट इन विच, एक ऐसा पावर प्लांट जिसमें द हीट रिक्वायर्ड टू मेक स्टीम, ये मेन है, द हीट रिक्वायर्ड टू मेक स्टीम। एक्चुअली जब हम बात करेंगे वाटर की, अगर हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं, वाटर को बॉईल कर रहे हैं एक आधे कंटेनर में, एक आधे बॉइलर में, ठीक है ना। हाँ, तो हीट उसको रिक्वायर्ड लगेगी उसको बॉईल करने के लिए। मतलब कि सोर्स क्या रहेगा हीट का, वो रहेगा कोल, नेचुरल गैस वगैरह, मतलब कि आपके फॉसिल फ्यूल्स, मतलब कि आपके फॉसिल फ्यूल्स। तो देखो हीट इज रिक्वायर्ड टू मेक स्टीम टू ड्राइव टरबाइन्स, मतलब कि क्या होता है, जो स्टीम तैयार होती है ना, हीट के प्रोवाइड करने की वजह से, हीट प्रोवाइड करने से जो स्टीम तैयार होती है वो कहां पर पहुंचाई जाती है, टरबाइन्स में। और टरबाइन्स का काम क्या है, उसका काम है रोटेशन का, वो होता है रोटेट, और रोटेट होने के साथ साथ वो उससे जुड़ा होता है एक शाफ्ट, और वो जनरेट करता है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो टरबाइन के रोटेशन की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मतलब कि वो क्या करेगा, स्टीम के प्रेजेंस में उस टरबाइन चेंबर में, जैसे डायग्राम में आपको ये जो दिख रहा है, ये है टरबाइन, जिसके साइड में लगे हुए उसके प्लेट्स, तो वो क्या करता है, गोल गोल घूमता है और उस स्टीम को अपने साथ में, अपने पास में खींचता है, हाई प्रेशर वाले स्टीम को, और वहां से वो जो शाफ्ट वहां पर लगा हुआ होता है वो जनरेट होता है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करता है इन द जनरेटर, ठीक है ना। तो वो बात की प्रोसेस है। यहाँ पर आपको इतना ध्यान में रखना है कि हीट रिक्वायर्ड टू मेक स्टीम, पहले तो हीट हमको लगेंगी स्टीम को रिक्वायर्ड स्टीम बनाने के लिए, फिर वही स्टीम क्या हो जाएंगी, टरबाइन में चली जाएंगी। वही स्टीम कहाँ पर चली जाएंगी, टरबाइन में चली जाएंगी। टरबाइन में वहां पर जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी, क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी। और वो इलेक्ट्रिसिटी हमें कैसे मिलेगी, बाय ऑब्टेनिंग बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। किससे ऑब्टेन की जाएगा वो, ये जो स्टीम हमें मिल रही है ये कैसे ऑब्टेन की जाएगी, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल्स, ऑयल, गैस इज कॉल्ड एज थर्मल पावर प्लांट। और थर्मल पावर प्लांट का वर्क होता है, जो मेन वर्क है वो होता है टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मल पावर प्लांट का काम क्या है, टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वही हो रहा है। अब ये डायग्राम पर से हम समझ रहे हैं कि थर्मल पावर प्लांट में कैसे प्रोसेस होती है। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि फॉसिल फ्यूल्स देना पड़ेगा, जिसको हम बर्न करेंगे। उसको जब हम बर्न करेंगे, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे तो क्या होगा, देखो सबसे पहले हम लेंगे फॉसिल फ्यूल्स, जिसमें आपका कोल या नेचुरल गैस आ जाएगा। उसके बाद में हम लेंगे वो एक बॉयलर, ये जो इतना पार्ट है इसको बोला जाता है बॉयलर, जहां पर वाटर वगैरह बॉईल होगा।
हम लेंगे वहां पे बॉयलर। बॉयलर जो है उसमें लिया जाएगा एक फ्रेश वाटर। उसमें क्या लिया जाएगा? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर आपको दिख रहा है। जब इस फ्रेश वाटर को हम करेंगे हीट तो वहां पर प्रोड्यूस होगी स्टीम। तो वो जा रही है इस चेंबर में से स्टीम हाई प्रेशर वाली। अब ये जो है इसे बोला जाता है टरबाइन चेंबर। इसे क्या बोला जाता है? टरबाइन चेंबर। और ये जो अंदर में जो आपको दिख रहा है जिसके प्लेट्स लगी हुई है, सपोज ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म में जो दिख रहा है, ये है आपका एक्चुअल में टरबाइन। उसको रखा गया है एक टरबाइन चेंबर में ताकि वहां पर स्टीम भी कलेक्ट की जा सके। ठीक है, मैं पहले ये रिक्वायरमेंट बता रहा इसकी, मतलब क्या क्या apparatus देखना है हमें थर्मल पावर प्लांट में। फिर इसी टरबाइन को जॉइंट रहता है एक शाफ्ट। शाफ्ट का काम क्या है? रोटेट कराने का। शाफ्ट का काम क्या है? रोटेट कराने का। किसको? तो जनरेटर को। ठीक है ना, मतलब जनरेटर जो हीट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में प्रोड्यूस करता है, जनरेटर एक्चुअल में क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिसिटी। उसको जनरेट कराने का काम कौन करता है? वो शाफ्ट। ठीक है, तो देखो, और उसके साथ में वो जो शाफ्ट है वो जुड़ा हुआ है इस जनरेटर के साथ में। शाफ्ट किससे जुड़ा हुआ है? जनरेटर के साथ में। और जैसे जैसे जनरेटर रोटेट होगा तो वहां पर क्या जनरेट होगी? इलेक्ट्रिसिटी। वहां पर क्या जनरेट होगी? इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? ये है आपका पहले एपरेटस, मतलब कि क्या रिक्वायरमेंट है। अब इसकी प्रोसेस पढ़ते हैं। प्रोसेस शुरू होगी आपकी बराबर यहाँ से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सपोज करके चलो एक फर्नेस लेना है आपने, एक बड़ा सा ऐसा फर्नेस। समझ में आ रहा है? उस फर्नेस में आपको क्या करना है? कोल या फिर नेचुरल गैस को बर्न करना है। समझ में आ रहा? कोल या फिर नेचुरल गैस को हम क्या करेंगे? एक बड़े से फर्नेस में बर्न करेंगे। जब उसको बर्न करेंगे तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा? वहां पर प्रोड्यूस होगी हीट। वहां पर क्या प्रोड्यूस होगी? हीट। हीट प्रोड्यूस होने के कारण वो हीट ट्रांसफर होगी इस बॉयलर में। वो बॉयलर में जब वो हीट ट्रांसफर होगी तो वहां पर जो वाटर प्रेजेंट है वो कन्वर्ट होने लगेगा स्टीम में। डायरेक्टली शुरुआत नहीं होगा। स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में आपको टेम्परेचर लगेगा। समझ में आ रहा है? तो वहां पर वो तैयार होगा, वहां पर स्टीम। समझ में आ रहा है? वाटर से गैस तैयार होगा स्टीम, और स्टीम का प्रेशर रहेगा काफी हाई क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी उसका बढ़ रहा है। वहां पे प्रेशर क्या रहेगा? काफी हाई रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। समझ में आ रहा? मतलब कि ये जो आपका वाटर है ये हो रहा है हीट, या इसको प्रोवाइड की जा रही है हीट। तो हीट एनर्जी प्रोवाइड करने के साथ साथ ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो कन्वर्ट हो रहे हैं स्टीम के इसमें। स्टीम जो है वो ऐसे इस चेंबर से जा रही है इस टरबाइन चेंबर में। किसमें जा रही है? टरबाइन के चेंबर में। अब टरबाइन चेंबर को एक इनलेट दिया हुआ है और एक आउटलेट दिया हुआ है। इनलेट से पहले हीट क्या आएगी? हाई प्रेशर जो स्टीम है, हाई प्रेशर स्टीम जो कि प्रोड्यूस हुई है वाटर से, वो हाई प्रेशर स्टीम आएगी टरबाइन के चेंबर में आएगी स्टूडेंट। अब यहाँ पर टरबाइन चेंबर में क्या लगा हुआ है? टरबाइन। वो क्या करेगा? रोटेट होना शुरू होगा। जैसे जैसे वहां वो स्टीम वहां पर आएगी, जैसे जैसे वो स्टीम वहां पर आएगी तो वहां पर वो प्रोड्यूस होगा, वो जो टरबाइन है वो क्या होगा? रोटेट होना शुरू होगा। जैसे ही वहां पे टरबाइन चेंबर में स्टीम आ गई तो वो क्या होगी? वो जो स्टीम है, ये जो ब्लेड्स लगे हुए हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ना गोल गोल, इसमें जो है ये ब्लेड्स है। ये ब्लेड्स में जैसे वो स्टीम गई तो वो क्या करेंगी? इस टरबाइन को रोटेट करवाने का काम करेगी, उसको मूव कराएंगे रोटेशन के लिए। ऐसे उसके मैकेनिज्म ही होता है कि वो टरबाइन अपने आप वहां पे रोटेट करना शुरू होता है एट हाई प्रेशर बिकॉज ऑफ द स्टीम। समझ में आ रहा? अब ये टरबाइन शुरू हो रहा है रोटेट करना शुरू कर रहा है ये टरबाइन। समझ में आ रहा? टरबाइन जब रोटेट हो रहा है तो उससे जुड़ा ये जो शाफ्ट है जो कि कनेक्टेड है जनरेटर को, जो कि किसको कनेक्टेड है? जनरेटर को। देखो ये जो शाफ्ट है ना ये कनेक्टेड है टरबाइन को, और साथ ही साथ में दूसरे एंड से वो कनेक्टेड है जनरेटर को। शाफ्ट का काम क्या होता है? जैसे जैसे टरबाइन रोटेट करेगा वैसे वैसे वो शाफ्ट भी रोटेट करेगा। शाफ्ट रोटेट करेगा तो वो रोटेट कराएगा जनरेटर को, और जनरेटर जैसे जैसे वहां पर रोटेट होना शुरू होगा, मतलब कि जनरेटर में जो शाफ्ट है वो जैसे जैसे रोटेट होगा तो वो क्या होगा? जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। जनरेटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। तो वो क्या करेगा? जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ शाफ्ट।
लेकिन ये शाफ्ट रोटेट होने का पीछे का कारण क्या है? टरबाइन। और टरबाइन का रोटेट होने का कारण क्या है? आपका स्टीम। और स्टीम किससे बनी? वाटर से। और वाटर कैसे बॉइल हुआ? कैसे वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ? बिकॉज ऑफ द फॉसिल फ्यूल। जब वहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, इट मीन्स कि जो हमारा फाइनल हमको मिला इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो एक्चुअली में कैसे मिली? बाय द हीट एनर्जी। मतलब कि हीट एनर्जी के वजह से, हीट एनर्जी के कारण वहां पर क्या कन्वर्ट हो गया? वाटर स्टीम में। स्टीम गई टरबाइन चेंबर में। टरबाइन चेंबर में उस ब्लेड्स में जब वो स्टीम पास हो गई तो वहां पे टरबाइन ने शुरू कर दिया रोटेट करना। अब जैसे जैसे टरबाइन धीरे धीरे रोटेट करना शुरू हो गया, वैसे वैसे वो शाफ्ट जो टरबाइन से कनेक्टेड था वो भी रोटेट होना शुरू हो गया। और उसी शाफ्ट के दूसरे एंड को हमने कनेक्ट किए थे जनरेटर को। तो जैसे जैसे शाफ्ट रोटेट होगा तो वो ड्राइव कराएगा, वो मूव कराएगा जनरेटर को भी। जनरेटर अपनी रोटेशन शो करेगा, और जनरेटर ने रोटेशन शुरू किया तो वहां पर फॉर्म होती है इलेक्ट्रिसिटी। वहां पर क्या फॉर्म होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से वहां पर प्रेशर और टेम्परेचर का पूरा मुद्दा आ चुका है। और जब कोल, गैस या पेट्रोलियम जो है, ऑयल या गैस, वो जब क्या होंगे? बर्न होंगे, और वहां पर जो हीट प्रोड्यूस होंगी जो कि कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे बोला जाता है थर्मल पावर प्लांट। और इसी तरीके से हम थर्मली पावर प्लांट को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज हमने छोड़ दी है, इलेक्ट्रिसिटी यूज तो हो रही है, लेकिन कितनी वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी? जितनी स्टीम इस चेंबर में, इस टरबाइन में जाएगी, बाकी जो बची स्टीम है वो इस आउटलेट से फिर से वापस आएंगी, और वो कूल होने पे, ठंडी होने पे वो फिर से वाटर में कन्वर्ट होके, वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होके फिर से वो आ जाएगा उस चेंबर में। अब यहाँ पर हमने ना ये जो बॉयलर है ये काफी छोटा सा बनाया। इतना छोटा सा बॉयलर नहीं रहता इंडस्ट्रीज में वगैरह, थर्मल पावर प्लांट में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर उसमें स्टोर रहता। और वो जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है स्टूडेंट्स, वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बॉइल होता है और वहां पर प्रोड्यूस होती है हीट। मतलब कि वो कॉज करता है स्टीम। ऐसे ही प्रोसेस रिपीट होते रहेंगी और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते रहेंगी। इस तरीके से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके रखी जाती है और फिर उसी इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाता है फॉर आवर यूज, हमारे डेली यूज के लिए, रेगुलर यूज के लिए हम उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। तो इस पर से हम एक चीज बोल सकते हैं कि थर्मल पावर प्लांट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग करके थर्मल पावर प्लांट क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका थर्मल पावर प्लांट का मैकेनिज्म। ये क्या हो गया? थर्मल पावर प्लांट का मैकेनिज्म। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको थर्मल पावर प्लांट के बारे में आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। वहां पर थोड़ा डायनेमो, मतलब कि डायनेमो साथ ही साथ में टेनिस बॉल जो कि एज अ टर्बाइन का काम करेगा, ऐसा वगैरह दिया हुआ है। सेम प्रोसेस रहती है, बस वहां पे नेम चेंज है और एक्टिविटी चेंज है, इसलिए आपको थोड़ा वो कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें आपने अपना लॉजिक लगाना है कि हमें वो इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया उसी वे में उसका भी वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। मतलब कि वहां पे जो बल्ब ग्लो होना दिखाया, एक्चुअली में वो क्या है? एक्चुअली में वो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस है, इसीलिए तो बल्ब ग्लो हुआ। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती तो वहां पर बल्ब ग्लो होता था क्या? नो चांस। समझ में आ रहा? तो ये था आपका थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, अब इसका जो मैंने ओरली बताया आपको, इसका जो डिस्क्रिप्शन है, ये आपको अगर समझना है तो आप वीडियो को ध्यान से देखो। आपने ध्यान में रखना है, एट फर्स्ट क्या होगा? वी बर्न द कोल और नेचुरल गैस, then the lot of heat energy is produced there, then water will be converted into steam, then steam will be go through the chamber into turbine chamber, then it goes to the turbine chamber, जिसको नाम दे दो सपोज कोई C वगैरह या फिर F वगैरह। ठीक है, उसके बाद में टर्बाइन चेंबर में जाने के बाद में the steam is passed over the plates of, ऐसा बोलेंगे क्या? the steam is passed over, ये डायग्राम को देख के मैं बता रहा हूँ, the steam is passed over the blades of turbine which make it rotate and this cause the rotation of turbine. After that, when turbine start rotating, the shaft is connected to the turbine also rotates and which
and the shaft drives the generator to generate electricity, and hence in this way we produce the electricity. और लास्ट में आप कंक्लूजन लगाओगे कि इन थर्मल पावर प्लांट हीट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे आपको लिखना है, समझ में आ रहा? इस अंदाज में आपको लिखना है, ऐसे आपको तैयारी करना है, खुद से प्रिपेयर करके। रेफरेंस बुक का यूज कर सकते हो आप यूज कर सकते हो वहां पर अपने टेक्स्ट बुक का। समझ में आया? मैं कैसा लिख कर दे सकता था, लेकिन थोड़ा ज्यादा उसमें आपको फिर लेट हुआ रहता वो, और साथ ही साथ में लिखने के साथ में यहाँ पर आपका डिक्टेशन पावर भी रहने होना, समझने की जो आपकी स्किल है वो आप बढ़ाओ। ओरल मैंने पूरा ओरली बताया आपको कैसे हो रहा है, और डायग्राम वैसे भी समझ में आ ही जाता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका थर्मल पावर प्लांट। मैं उम्मीद करता हूँ बाकी सभी बच्चों को ये समझ में आ गया है। जो पोल्यूशन कॉज करते हैं फॉसिल फ्यूल्स, वो भी आपको टॉपिक समझ में आ गया। हम अगले क्लास में देखेंगे हाइड्रो पावर प्लांट, मतलब कि वाटर से तैयार किए गए जो पावर प्लांट है, वाटर कैसा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, कौन से एनर्जी फॉर्म करेगा, वो हम देखेंगे। ठीक है, चलो तो आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में।